जी नमस्कार, मैं ज्योति कौशिक आपके अपने YouTube चैनल सोशलॉजी विद ज्योति में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं सोशलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। हमारा आज का टॉपिक है जीएस घुरिये, जिनका पूरा नाम था गोविंद सदाशिव घुरिये, जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने गए हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के मालवण गांव में एक 1893 में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके परिवार में संस्कृत साहित्य, धर्म ग्रंथों के पठन और पाठन पर विशेष बल दिया जाता था। इसी कारण हमारे घुरिये साहब का रुझान शुरू दिन से ही इंडियन आइडियोलॉजी की तरफ रहा। आगे चलकर उन्होंने बीए ऑनर्स किया संस्कृत से, और संस्कृत से ही उन्होंने अपना एमए कंप्लीट किया। एक बार हमारे घुरिये साहब को पैट्रिक गिडिंस के विचार सुनने का मौका मिला और उनके विचारों से वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हीं की मदद से मुंबई विश्वविद्यालय की तरफ से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के प्रशिक्षण प्राप्त करने का उन्हें मौका मिला, जहाँ पर एसी हैडन और आईटी हाउस जैसे महान विचारकों को का मार्गदर्शन मिला। उसके बाद 1922 के अंदर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने WH रिवर्स के सानिध्य में रहकर अपना पीएचडी कंप्लीट किया। वहाँ से 1923 के अंदर वो भारत वापस आए और 1924 के अंदर उन्हें मुंबई विश्वविद्यालय का कार्यभार विभागाध्यक्ष का पद संभालने का मौका मिला। हमारे घुरिये साहब ने बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने अंडर रखकर शोध का कार्य करवाया। उनके कुछ प्रिय शिष्य भी थे, जिनमें से हमारे MN श्रीनिवास है, राधा कमल मुखर्जी है, AR देसाई है, इरावती कर्वे है। ये वो शिष्य थे जो उनके सबसे प्रिय थे और जिन्होंने हमारे घुरिये साहब के सानिध्य में रहकर अपना पीएचडी कंप्लीट किया और अलग अलग स्टेटों में जाकर समाजशास्त्र के कार्य को आगे बढ़ाया। यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स दी हैं जिनको मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारे घुरिये साहब, जो कि हमारे समाजशास्त्र के पिता माने गए हैं, और उनके जन्म की बात करें तो महाराष्ट्र के मालवण गांव में 1893 में, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विवाह सजूबाई के साथ शिक्षा की बात करें तो बीए ऑनर्स से उन्होंने संस्कृत से बीए ऑनर्स किया था उन्होंने, और संस्कृत से ही एमए कंप्लीट किया था। विवाह की बात करें तो सजूबाई के साथ उनका विवाह हुआ और 1920 में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गए थे। और भारतीय समाजशास्त्र की विचारधारा होने के कारण उन्हें भारतीय विद्या की प्रणेता कहा गया है। और हिंदू ब्राह्मण राष्ट्रीय समाजशास्त्र के समर्थक होने के कारण उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान ये कहा कि भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति के अंदर मिल जाना चाहिए। और हमारे घुरिये साहब ने अपने द शेड्यूल ट्राइब के अंदर आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को हिंदू बना देना चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। उन्होंने अपनी पहली बुक भी लंदन से ही प्रकाशित की थी 1932 के अंदर, जो उन्होंने कास्ट, क्लास एंड रेस, जो कि उनके पीएचडी का टॉपिक भी रह चुका है, वो उन्होंने लंदन से प्रकाशित की थी। इस बुक की दो प्रमुख विशेषताएं ये थी कि पहले तो उन्होंने जाति की उत्पत्ति के लिए प्रजाति को आधार बताया, और दूसरा हमारे भारतीय समाजशास्त्र को विश्व पटल पर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने 1942 के अंदर एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और उसका जो कार्यभार है 1952 के अंदर संभाला। उन्होंने 1952 के अंदर उसका कार्यभार संभाला और यहीं से उन्होंने समाजशास्त्र बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अगर इनकी बुक्स के बारे में चर्चा की जाए तो
टोटल इन्होंने 32 बुक्स लिखी थी, और जो आज तक पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उन बुक्स की चर्चा मैंने यहाँ पर की है। तो चलिए देखते हैं उनकी किताबें। उनकी फर्स्ट बुक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो 1932 के अंदर लिखी गई थी। इसके अंदर उन्होंने दो बातों की चर्चा की थी। एक तो जाति के लिए उन्होंने प्रजाति को आधार बनाया, और दूसरा वो समाजशास्त्र को विश्व पटल पर लेकर आए थे। दूसरी किताब थी उनकी कल्चर एंड सोसाइटी, जो 1945 के अंदर लिखी गई थी। इस किताब में उन्होंने बताया है कि भारतीय सभ्यता विश्व की सभ्यता की जननी है, यानी कि जो और देशों की जो सभ्यताएं हैं वो उनका निर्माण भी हमारी भारतीय सभ्यता से ही निकला है। अगली उनकी किताब थी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इसके अंदर उन्होंने बताया है जो 1961 के अंदर लिखी गई है। इस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि जाति की उत्पत्ति आर्यों के आने के बाद ही हुई है, और उसी के बाद ही नस्ल और श्रम के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, सॉरी। अगली किताब थी उनकी फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। इसमें उन्होंने भारतीय समाज का विश्लेषण के दौरान हमारे भारतीय समाज के अंदर परिवार और नातेदारियों को बताने की कोशिश की है। आगे उनकी क्लास थी सिटी एंड सिविलाइजेशन इन 1962 के अंदर। इस किताब के अंदर उन्होंने शहरीकरण और औद्योगिकरण के महत्व के बारे में बताया है, और राजनीति, आर्थिक स्थिति, इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में चर्चा की है। अगली उनकी किताब थी द शेड्यूल ट्राइब 1963 के अंदर। इस किताब के अंदर घुरिये साहब ने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहकर बुलाया है, और कहा है कि इनको हिंदुओं के अंदर मिला देना चाहिए, जिससे इनका एक दिशा में विकास हो सके। अगली इनकी किताब थी महादेव कॉलेज 1963 के अंदर। इस किताब के अंदर इन्होंने कोली समुदाय की चर्चा की है। वो कोली समुदाय जो कि गैर ब्राह्मण समुदाय था, उनके समाज के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके समुदाय के बारे में इन्होंने गहनता से अध्ययन किया है, और विश्लेषण की बात इस किताब के अंदर की है। उनकी अगली किताब थी द इंडियन साधुज 1964 के अंदर। इस किताब के अंदर इन्होंने घुमंतू साधुओं के बारे में बताया है। और अगली किताब है सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 के अंदर। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि जो ये मुस्लिम समुदाय है और हिंदू समुदाय है, ये दोनों भिन्न समुदाय हैं, इन दोनों की भिन्न भिन्न कल्चर्स हैं, इनको एक जगह नहीं मिलाया जा सकता। अगली इनकी बुक्स है कि आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन 1973 के अंदर। इस बुक में इन्होंने अपने पूरे जीवन का वृतांत बताया है कि कहाँ से उन्होंने सोशियोलॉजी को स्टार्ट किया और कहाँ तक वो लेकर गए। अगली किताब है उनकी विदर इंडिया 1974 के अंदर। इसमें इन्होंने बताया है कि आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण दोनों के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी चीज़ आगे बढ़ जाए या कोई भी चीज़ ज़्यादा पिछड़ जाए समाज से, तो वो समाज के लिए ठीक नहीं होता, यानी कि वो समाज के लिए कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा आधुनिकीकरण की तरफ हम चले जाते हैं तो ये समाज के लिए एक भयानक रूप ले लेती है, और अगर हम पीछे ही रह जाते हैं तो हम समाज से पिछड़ जाते हैं। अगला उन्होंने वैदिक इंडिया की बुक लिखी थी जो कि 1979 के अंदर लिखी थी। इस बुक में इन्होंने बताया है कि वैदिक काल में जो जाति की उत्पत्ति हुई थी वो श्रम के आधार पर हुई थी, न कि किसी और चर्चा के। वैदिक काल में सिर्फ श्रम जो जैसा काम करता था उनकी जाति वैसे ही बना दी गई थी। इसके अलावा कुछ उनकी विचारधाराएं रहती है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि उनकी 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब अलग अलग देश अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस समय घुरिये साहब
इंडोलॉजी से लोगों का परिचय करवाया कि भारत विद्या क्या है, कि इसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया। और उनकी अगली जो विचारधारा थी विसरणवादी विचारधारा। विसरणवादी का अर्थ है कि जैसे किसी भी चीज़ के अंदर घुल मिल जाना, लेकिन उसका एक इंडिविजुअल भी उसके अंदर, जैसे कि हवा के अंदर अगर हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो जब वो दोनों चीज़ मिल जाती है तो उनका अलग अलग अस्तित्व उस टाइम पे तो नहीं होता, लेकिन है तो दोनों चीज़ें अलग अलग ही। ऐसे ही हमारे जो घुरिये साहब थे उनके ऊपर विसरणवादी विचारधारा का प्रभाव था। मीन्स वो यूरोप के बौद्धिक वातावरण और पुनर्जागरण जैसी घटनाओं से प्रभावित तो थे, लेकिन साथ ही साथ वो राष्ट्रीय संस्कृति को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। उनके जो गुरु थे पीएचडी के दौरान डब्ल्यू.एच. रिवर्स, वो खुद एक विसरणवादी विचारधारा के थे। तो उनके ऊपर विसरणवादी विचारधारा का प्रभाव तो था, लेकिन वो खुद अपनी संस्कृति को भी आगे लेकर आना चाहते थे। अगला उनका पॉइंट था भारतीय सभ्यता के संदर्भ में। भारतीय सभ्यता के संदर्भ में उनकी विचारधारा, मतलब देखा जाए तो उन्होंने ज़्यादातर जो लेखन है वो भारतीय सभ्यता के संदर्भ में ही लिखे हैं, और उसका माध्यम था संस्कृत भाषा। मीन्स संस्कृत भाषा से ही उन्होंने सभ्यताओं के ऊपर जो जितना भी कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो देश की सभ्यता है ना, इसके ऊपर दूसरी सभ्यताओं का भी प्रभाव देखने को मिला है। जैसे मृत्यु जैसे कर्मकांड हमें मिस्र की सभ्यता से मिले हैं, और ऐसी ही जो बातें हैं उन्होंने इस विचारधारा के अंदर बताई। और ब्रिटेन के लोग जहाँ तक कि अपने देश के निर्माण के ऊपर उनका फोकस रहता था, हमारे घुरिये साहब थे उस टाइम पे वैदिक संस्कृति की बंधुता की बात करते थे। वो कहते थे कि जो ये सभ्यता है ना, वो एक व्यक्ति की देन नहीं है, ये समाज का समर्थन की बात करते थे कि समाज के अंदर बहुत सारे लोगों को उनका समर्थन होता है ना, जब किसी बात को, जब सभ्यता का निर्माण होता है। अगला था, उन्होंने प्रजाति का सिद्धांत दिया था। प्रजाति के सिद्धांत के बारे में उनका कहना था कि 2500 साल पहले इंडो आर्यन लोग भारत के अंदर आए थे, और उनकी वैदिक संस्कृति हुआ करती थी, और उनका जो धर्म था वो ब्राह्मण समाज था। तो वो यहाँ पर आए थे और गंगा के मैदानों में उन्होंने अपनी संस्कृति को फैलाया। उनके अंदर एक खास बात होती थी कि वो अपनी ही जाति के अंदर विवाह करते थे, और उसके बारे में वो बोलते थे कि इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है। ऐसी उनकी आदतों को देखकर उनके आसपास के लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और उसी से ही प्रजाति का आगे बढ़ावा मिला उसको। अगला थी उनकी भारतीय संस्कृति के इतिहास संबंधी विचारधारा। उनकी संस्कृति के बारे में विचारधारा क्या थी कि जो ये हमारी जो वैदिक संस्कृति है ना, ये आर्यों की देन है। मीन्स जो ये गोत्र व्यवस्था है वो आर्यों के आने के बाद ही स्टार्ट हुई है। गोत्र व्यवस्था है, संयुक्त परिवार है, ये आर्यों आज की नहीं है, वैदिक संस्कृति की है, और ये हमारे आर्यों की देन है। इसमें उन्होंने बताया है कि संयुक्त परिवार के बारे में जो विचारधारा थी वैदिक संस्कृति से ही चली आ रही है। अगली है, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम सभ्यता के संबंधी विचारधारा। हिंदू और मुसलमानों की जो कल्चर हैं, जो विचारधाराएं हैं, दोनों अलग अलग हैं, उनका समन्वय एक जगह पर नहीं किया जा सकता। अगली है, ब्रिटिश मानवशास्त्रियों और इतिहासकारों का प्रभाव। हमारे घुरिये साहब के ऊपर ब्रिटिश मानवशास्त्रियों का काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है, जहाँ मैक्स मूलर जैसे जो विचारक थे वो वैदिक संस्कृति के महत्व को समझने लगे थे, और जो हमारी ब्रिटिश उपनिवेशिक हुकूमत थी वो इंडियन कल्चर को समझने के लिए वो वैदिक संस्कृति की तरफ झुकाव हुआ उनका, और उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म वैदिक संस्कृति को समझने के लिए हिंदू कानूनों की
आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और उन्हीं पर उन्होंने बल देने के बारे में कहा है। अगली है भारतीय वैदिक सभ्यता की राष्ट्रीयकरण का समर्थन। जहाँ पर भी दिखे है ना हमारे घुरिया साहब, वो वैदिक संस्कृति के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। मीन्स उन्होंने कहा है कि भारत की एक संस्कृति है और वो वैदिक संस्कृति, और ब्राह्मण हमारे उसका भारत का एक समाज है और वो ब्राह्मण समाज। मीन्स संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है जिसका मार्गदर्शन हमारे ब्राह्मण समाज ने ही किया है। तो वो उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसको वैदिक बना देना चाहिए और उसके मार्गदर्शक ब्राह्मणों को कर देना चाहिए। तो इसका ही वो समर्थन करते हुए हर जगह नजर आए हैं। मीन्स घुरिया साहब ने समाजशास्त्र को दिया भी बहुत कुछ है, लेकिन कई जगह पर उनकी आलोचना भी हुई है। जैसे वो धर्मनिरपेक्षता के विरोधी कहे गए हैं और उन्होंने ब्राह्मण समाज को ही आगे बढ़ाने का कार्य किया है। समाजशास्त्र के अंदर अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक तथ्यों की जरूरत थी आगे बढ़ाने के लिए, उसको समझने के लिए और समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र को समझना और समझाना भी चाहा तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ही, जो कि वैदिक संस्कृति को ही वो समर्थन देते थे। उसका एक और कारण था, उनका बैकग्राउंड संस्कृत से रहा था, तो उनका शुरू दिन से ही धर्म ग्रंथों की तरफ झुकाव था। तो उसी नजरिए से समाज को भी देखना चाहते थे, देखते भी थे और दिखाया भी उन्होंने उसी तरह से। और एक उनके जो शिष्य थे उनसे भी वैज्ञानिक तथ्यों की और समाज को की परिभाषा देने की उम्मीद की गई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। तो उन्होंने सिर्फ वैदिक संस्कृति को ही और ब्राह्मण समाज के बारे में ही ज़्यादा विचार अपने प्रकट किए हैं। ये थे हमारे घुरिया साहब के प्रति हमारे विचार और जो मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।